लोअर 7 और अपर 7 में ये होता है कि ये आपका बकल ऑरिफिस है। इधर आप फाइल डालेंगे तो वो इस एंगल पे जा रहा होगा, थोड़ा सा करेंगे तो इस एंगल पे चलेगा, पूरा वॉइड होता है और सिर्फ एंगुलेशन से पता लगता है कि ये है और वो साथ साथ पड़ी होगी। यहाँ पे आपने फिर दोबारा अल्ट्रासोनिक टिप उसके साथ इस ऑरिफिस को थोड़ा वाइड करना, नॉट ऑरिफिस वाइडनर विद अल्ट्रासोनिक टिप। तो कोई भी हो, स्केलर वाली हो या इसके साथ हो, कोई भी हो उसके साथ, क्योंकि वो डैमेज नहीं करेगा, थोड़ा सा इसको वाइड कर देगा तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा दोनों को लोकेट करना। अपर 8 मैं सर बात तो सुन फॉर सिलेक्टिव केसेस उनके काइंडली और सर अपर में मोर और लेस यही है। अपर की जो 8 की एनाटमी है ना, मैंने इसलिए मैं चाहे मजबूरी की हो जो उसमें बहुत डाइवर्स है। आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस करते हैं तो बात दफा वो 6 की एनाटमी पड़ी होती है, बात दफा 7 में पड़ी एक को लोअर 8 है तो ठीक है, अपर 8 को नहीं आ रहा सर। लोअर आपकी अपर 6 का भी थोड़ा अपर 6 क्या पूछना चाहते हैं? मोस्टली जो इसकी पास साथ चेंबर वाइड कर दिए। मोस्ट ऑफ द टाइम MD2 पड़ी, मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। आगे ये कंसीडर किया जाता था कि कम है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम पड़ी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो अलग से उसका एग्जिट होता है, बाज़ दफ़ा वो मिडल थर्ड में MD1 के साथ यूनाइट हो रही होती है, बाज़ दफ़ा वो बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नर 1/3 में ही जो है वो उसके साथ फ्यूज हो गया। इसके लिए CPCT सिर्फ सिंगल टूथ का होना जरूरी है, बट अगर नहीं है तो इसमें आप दांत तो नहीं आपने छोड़ना तो उसके लिए जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इसका ये चैनल देख रहे हैं, आपने पहले हम ये करते हैं, हम अपने आप को बर्न आउट कर देते हैं MD2 की एक्साइटमेंट में कि अपर 6 या MD2 हर स्टूडेंट में। सबसे पहले आप तीनों कैनाल्स को लोकेट करें, जो मेन कैनाल उनको लोकेट करें, वो प्रिपेयर कर लें ताकि आपका ऑलमोस्ट 2/3 टाइम जो है वो बच जाए। ठीक है, आपने वो तो रूटीन में करना ही करना है। उसके बाद फिर आप जो मीजियल वॉल है उसके साथ जो मैंने आपको पीछे बर दिखाई थी एंडोजीबर, वो या आप जो स्केलर की टिप है उसके साथ आप इस वॉल को थोड़ा सा स्क्रेप करें। अभी मीजियो बकल या जो मीजियल वॉल है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा स्क्रेप करें। ठीक है, जब आप उसको स्क्रेप करेंगे तो यहाँ पे भी डेंटिनल ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, उस डेंटिनल ट्रायंगल को आपने अल्ट्रासोनिक टिप से रिमूव करना, तो फिर आपके पास ये इस तरह चेंबर क्लियर होगा। फिर आपने उसके लिए आइडियली चाहे आपको नजर आ रहा हो कि बहुत वाइड है, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड है, आपने 6 या 8 नंबर से स्टार्ट करना विद लॉट ऑफ हाइपोक्लोराइड इन द चेंबर। छोड़ दें चेंबर, हाइपोक्लोराइड डाल के आप 30 सेकेंड्स के लिए छोड़, आपकी चॉइस है, आप जो यूज कर रहे हैं। आप 1% जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट, 1% आप यूज करेंगे तो आपने वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे वॉल्यूम का, प्रोवाइडेड के रबर डैम प्लस सक्शन। सो जब आप इसके लिए स्मेल बड़ी गंदी होती है, पेशेंट को अक्सर बात वो रबर डैम जब लगाएंगे बहुत सारी चीजें क्लियर होती नहीं है, तो फिर सेक्शन का भी मैं भी बताता हूँ उसका। एनीवे, जब आप इसको करेंगे तो आप कुछ चीज़ें वाइप आउट हो जाएंगी, खुद ब खुद निकलेंगी। उसके बाद आप इसको दोबारा सेलाइन से वॉश करें, फिर MD2 को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है,
बाज़ दफ़ा ये होता है कि MB2 जो है वो सिमेट्र एनामल जंक्शन से 1 to 2 मिलीमीटर नीचे पड़ेगी। अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन नहीं है तो ट्रफिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप बजाय फायदा लेने के आप अपनी रूट को ठीक करें। तो जब तक मैग्नीफिकेशन और अच्छी मैग्नीफिकेशन नहीं है तो इस एडवेंचर में ना पड़े। हाँ, जब आप अपनी इरिगेशन ज़्यादा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला कवर कर देंगे। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि जिसमें अलग से पोर्टल ऑफ एग्रेट होता है। आप अगर 100 में से रेशो देखें तो वो 20 से 25% होगी। कुछ जो है वो मिडल थर्ड में, कुछ टिपिकल 1/3 में मेन कैनाल के साथ यूनाइट हो जाती है। तो इसलिए जब आप इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन बहुत सारी चीज़ों को सेटल करता है। तो मोस्ट कॉमन एक चीज़ है सर डिस्कशन में रहती है कि विद ग्रेनुलेशन टिश्यू ओपन छोड़ें या बंद करें। इसमें दो डिबेट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो पुराना है वो ये कहता है कि आप 24 आवर्स के लिए उसको ओपन छोड़ो ताकि एक्सुडेट पाए रहे। एक स्कूल ऑफ थॉट जो नया है वो ये कहता है कि चाहे जितना मर्जी ब्लीडिंग हो रही है, एक्सुडेट आ रहा है, आप उसको इरिगेट कर देते हैं। जब उसकी रेशो कम हो जाए तो फिर उसमें क्या नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के बंद कर। मगर बात वही है कि आपका क्या एक्सपीरियंस? मैं दोनों करता हूँ। बस का क्लियर अप हो जाता है। अगर आप उसको बंद कर देते हैं या देखें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो वैसे ही उसके अंदर है और वो डेंजरस वाली है। एनारोब्स ज़्यादा हैं उसमें जो नीचे पड़े हुए थे। तो माउथ वाले जो बैक्टीरिया है वो तो डाइल्यूटेड है। मैक्सिलरी को ओपन छोड़ देना चाहिए और अगर आपने मैक्सिलरी या मैंडिबल किसी को भी ओपन छोड़ना है तो ओपन छोड़ के उसके ऊपर इस तरह कॉटन पैलेट रखें कि वो फूड इंफेक्शन वो पेशेंट को बाय कर दें। तो जनरली आपने उसको स्नगली फिट करना है। बट स्नगली फिट का मतलब ये है कि वो टाइट तो होगी किनार के अंदर बट पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होगी। अगर वो सीटीज होना होगा तो होती नहीं होगी। उसको बुला के फिर इरिगेट करें। आप देखें जो बैक्टीरियल लोड है वो आपने काम करना है। वो कैसे भी करना है, चाहे सर्जरी करके, एक्सट्रैक्शन करके, विद इन कैनाल आप उसको इरिगेट करके वो किसी तरीके से कर सकते हैं। सर बात जन्म नसीब करे अपने रविंद्र साहब उन्होंने कभी नहीं खुला छोड़ा। वो कहते थे हमेशा, मैंने तो आज तक बात नहीं की। मैं भी बात कर रहा हूँ ना कि उनका प्रोटोकॉल क्या था। अगर तो वो इरिगेट बहुत करते थे तो लीजन पे भी मैटर करता है। जब आप ओपन करते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि इसने या तो रुलाना है या फिर आराम से सोचे। ठीक है, जितना वो पास की कंसिस्टेंसी बता देती है कि ये थिक है, थिन है, वाटरी है, सीरियस एक्सोडेट आता है, पुरुलेंट एक्सोडेट आता है, तो वो आपको उस हिसाब से आइडिया हो जाता है। आप उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको इरिगेशन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर 1 cc करते हैं तो आप उसको 5 से 6 cc पर कनाल करते हैं। एक टाइम आता है जब रुक जाता है। अगर नहीं रुकता है तो छोड़ दें ओपन, मगर कॉटन अच्छी तरह पैक। अच्छा सर, बात में ऐसे भी होता है कि पेशेंट को शदीद पेन हो रहा होता है लेकिन कैनाल्स और उससे कुछ नहीं आ रहा अबाउट दी उसमें क्या नहीं, डिपेंड करता है कि आपने एपेक्स आपने कैनाल प्रिपेयर किए जी बिल्कुल किया तो आपका उसके अंदर पेन इसलिए हो होता है कि बाज़ दफ़ा आपके डेंटिनल डेब्रीज जो है वो चलेगा इरिटेंट होते हैं। बल्ब में ये प्रेशर पेन होता है। ठीक है, तो सर वो कितनी देर में हील हो जाएगा? कितनी देर में कुछ पेशेंट आपको रात 12 बजे उठाने के क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब से 24 आवर नहीं होगा। अदरवाइज उसका देखें इरिगेशन, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इरिगेशन आप ज़्यादा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से बचत हो जाती है। 24 आवर का रोल है तो अभी हम बात कर रहे हैं। वो है नहीं, ये जो भी बात इसमें पे रोल है। तो आपने लेकिन अभी तो ये स्टार्ट किया ना, शुरू किया, बस निकली है, आपने उसको अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बंद कर दिया तो अगले दिन वो फ्लेयर अप हो गया। दूसरी ऑप्शन जो ये बात करें कि अगर आपने कैनाल प्रिपेयर करके उसको अच्छी तरह ड्राई करके और उसके बाद उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको बंद कर दिया तो दो चीज़ें हैं। एक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इरिटेंट है, ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे डेंटिनल डेब्रीज जो है, डेंटिनल डेब्रीज खाली नहीं हैं,
के अंदर वो मिक्सअप हुआ रेमनेंट्स भी हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, आपने पेरिफेरल एरिया में जो बैक्टीरिया है उनकी भी इकोलॉजी को भी तो डिस्टर्ब किया, वो भी इरिटेट उस वजह से EDTA का यूज क्या है? EDTA भी नहीं है जैसे मैंने भी किया जो ये डॉक्टर साहब ने बात की है ना, उसमें बात का भी होता है कैनाल उन्होंने बड़ी अच्छी प्रिपेयर की है, लेकिन उसके आगे जो बियॉन्ड द एब्सेस पोडियम ड्रेन नहीं हो रही। एपिकल फॉर्म में क्रॉस कर देना चाहिए। थोड़ा सा क्रॉस अगर आप उस कंडीशन में देखिए, मेरा हमेशा से ये रूल है कि जहाँ पे मुझे एक्सेस का शायदा है ना, मैं हमेशा पेरिफेरल क्रॉस करते हैं, अगर ड्रेन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तो करना। आप बात बात उसके करना भी चलता है एक कि वो आया था, वो जो जरा सा चलता है अंदर, उसको मतलब क्या मैश बना देता है। नया एक आया था, लस्सी बना देते हैं। या लस्सी। माशाल्लाह, मेरे नॉलेज नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप पेरिफेरल एरिया में क्रॉस करें, देखें आपने एक्सरे तो किया हुआ है ना, आपको लेशन का आइडिया है 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, आपने उस सूरत में फिर थ्रू एंड थ्रू उसको करना है, आपने बोन को फील करना है। आपने ये नहीं करना कि लेशन की बाउंड्री है उस तक जाना, आपने उसको भी पंक्चर करना है। जब आप उसको पंक्चर करेंगे तो फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, फिर सेल एक्टिवेट होंगे, तो वो अंदर से उसको खत्म करना शुरू करेगा। अगर आपने एक साइड से सिर्फ पंक्चर किया है जो एपिकल एरिया से, और जो उसकी नीचे वाली वॉल है उसको नहीं किया, तो वहीं का वहीं होगा। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है सर कि मैं सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ सारे थानू मिल जाएगा सर, मैं क्लिनिक पे आके लेक्चर दे देगा। डॉक्टर साहब आपने मेरे ख्याल में थोड़ा सा इरिगेशन नीडल पे भी सर अभी आई नहीं है अभी आई हो, क्योंकि हम लोग जंप ज्यादा सर, मार मैं आ रहा हूँ। क्योंकि इरिगेशन की काफी बात हो रही है। इरिगेशन का डॉक्टर साहब कोई साइड इफेक्ट भी है? सर विदिन कैनाल मेरे नॉलेज में नहीं है। नहीं है। देखिए, इरिगेशन का उस वक्त साइड इफेक्ट है जी जब आपने स्टेप परफोरेशन कर दी है, ठीक है। आप अभी हम यही तो बात कर रहे हैं कि हमें ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ों का मुझे अब इल्म हुआ है, इतने धक्के खाने के बाद, अभी भी शायद नहीं है इतना, मगर ये कि फिर भी वो जो मेरे जहन में क्वेश्चंस होते थे वो अब कहीं जाके कुछ क्लियर हुए। हम फाइल सिस्टम्स हमें मिलते हैं और हमें कोई ये गाइड नहीं करता कि ये फाइल को आपने किस मेरिट पे करना है। हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, सिंगल फाइल आप ज़्यादा लोग कहते हैं सिंगल फाइल टाइम बचता है। हर फाइल सिस्टम का एक प्रोटोकॉल है। मैंने बहुत सारे केसेस एक फाइल से किए हैं, इन्हीं में से एक फाइल पकड़ी, उससे एक्सेस ओपनिंग प्रेपरेशन और फाइनल करके उसको सिंगल विजिट में ऑब्जर्वेट कर, अल्हम्दुलिल्लाह चल गए केसेस। बात वही है कि अगर आपको बेसिक जो थीम है उसकी समझ आ गई है, जो दो है, शेपर्स को आपने हमेशा ब्रशिंग मोशन में करना है और फिनिशर्स को आपने पीकिंग मोशन में करना है। हम क्या करते हैं, हम फिनिशर्स को भी उसी मूवमेंट में देते हैं कि वो शायद एपिकल 1/3 को प्रिपेयर करेगा। पीकिंग मोशन देखिए, आपने जो रखना है कॉन्फ़िगरेशन वो रखनी है कि ऑरिफिस या रूट का कॉर्नल 1/3 और मिडल 1/3 उसको टेपरिंग करते करते एपिकल 1/3 को नैरो रखना। रीजन आपके एपिकल 1/3 में सिमेंटम कम होता है, डेंटीन भी कम होता है, डेंटीन कम होता है। आपके कॉर्नल और मिडल 1/3 में डेंटीन ज़्यादा होता है, तभी कैल्सिफिकेशन का पैटर्न एपी को कॉर्नल नहीं होता, कॉर्नल टू एपिकल। तो आपने मैक्सिमम एपिकल एरिया में डेंटीन को कंजर्व करना। सर पीकिंग मोशन में आप समझते हैं कि कई दफ़ा इस मैनेज हो जाए तो डेब्रिस बैक होने की या एपेक्स क्रॉस होने सर वो यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि इरिगेशन, फाइलिंग, अगेन इरिगेशन, रिकैपिचुलेशन, इरिगेशन एंड नेक्स्ट स्टेप। आपने 1 cc पर कनाल हर स्टेप पे इरिगेट कर रहे हैं ना, जैसे इरिगेशन की, फिर फाइलिंग की, फिर आपने इरिगेशन की, रिकैपिचुलेट किया, फिर इरिगेट किया, तो 3 cc आपने डाला। 3 cc कुछ ना कुछ तो बाहर निकालेगा। वो उस सूरत में होता है कि जब आप इरिगेशन कम कर रहे होते हैं और प्रेपरेशन बड़े ज़ोरों शोर से कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी ये होता है कि फाइल
जहाँ डेब्रीज को बाहर निकाल रही होती है तो वो साथ साथ नीचे भी लेके जा रही है। फिर दूसरी बात ये कि आपका एपिकल कंट्रोल वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऑब्जर्वेशन करते हुए बात दफ़ा ये होता है आपने कोन फिट लिया, आपकी एक जो जीपी है वो बिल्कुल सीधा टक करके जब आप उसको विड्रॉ करते हैं तो आगे से ऐसे स्पाइरल सा हुआ होता है। रीज़न भी या तो आपकी एपिकल 1/3 प्रिपेयर सही नहीं हुई या वहाँ पे डेंटिलियर डेब्रीज आपने रिकैपिचुलेट नहीं किया। तो ये दो रीजन मेरे नॉलेज में। थैंक यू वेरी सर समटाइम्स ऐसा होता है पूरी पर भी हम बाहर खींच लेते हैं तो फिर हमें नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें ये है कि जब पूरी की पूरी पल्प आ गई तो हमने उसको प्रिपेयर करके फिर भी प्रिपेयर तो करना ही है। अगर आपकी पूरी पल्प आ गई है ना तो वो आपका बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपकी आइसोलेशन और हर चीज़ ज़बरदस्त है, ज़रूरी नहीं कि आइसोलेशन, लेकिन मेरा जो प्रोटोकॉल रबर डैम है तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपकी आइसोलेशन वैसे बहुत अच्छी है लेकिन केसेस आप करते ही हो सक्सेसफुल भी चल रहे हैं। आइसोलेशन से मुराद ये कि आपकी कॉटन रोल ये वो अच्छी है तो आप उसी विजिट में उसको ऑब्जर्वेट कर सकते हैं। हम फर्स्ट करें हमें क्राउन ब्रिज करना है, हम एक बार में पूरी पल्प हमारी बाहर आ गई। अब हमें नेचुरल स्ट्रक्चर में वो वाइटल थी नहीं सर आपने प्रिपेयर थोड़ा सा तो उसको वो वाइट करते हैं, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो नेचुरली जो चीज़ है उसको हमें मतलब करना ही चाहिए। थोड़ा बहुत करना है, हम पूरा ही करते हैं। लेकिन उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो कैनाल की एनाटमी है वो नैरो है, आप उसको फनल शेप अपेयरेंस देते हैं। नेचुरल जो है वो तो भले है तो फनल शेप है तो कंस्ट्रक्टेड होगी तभी शेप बनेगी। वो आपकी जीपी के लिए जगह करना है, वरना तो लेस इन्वेसिव ट्रीटमेंट की तरफ फोकस होते हैं ना। वो टेपर पे आता है, वो आपका टेपर की चॉइस है कि आप 4% रखते हैं या 6%, वो उस पे आपने वो आपकी केस सिलेक्शन पे है। मैं बाज़ दफ़ा एक कनाल को 4 टेपर पर प्रिपेयर करता हूँ और उसके साथ वाली को 6 पे करता हूँ। वो आपकी पर्सनल चॉइस अकॉर्डिंग टू द रूट एनाटमी। लोअर में इंटीरियर सबसे ट्रिकी काम है हमारे यहाँ। जो सबसे ज़्यादा लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में भी फेल होते हैं और वैसे भी जो फेलियर रेट है वो इंटीरियर्स में ज़्यादा है। रीज़न बीइंग कि इसके अंदर 2 कैनाल्स इंटीरियर्स में अमूमन पाए जाते हैं। एक तो मैंने आपको अपना भी केस दिखा दिया, देखते पूछते भी फाइल तोड़ दी थी। एनीवे, तो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपकी एक्सेस ओपनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके अंदर आपने जब एक्सेस करनी है तो थोड़ा सा सिंगुलर एरिया को भी आपने तो उसको भी थोड़ा सा आपने स्ट्रेट आउट करना। तो आपको बक्कल और लिंगुअल दोनों कैनाल ओरिफिसेस जो है वो मिलते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिंगुलम बचाने के चक्कर में हम वो मिस कर जाते हैं और उसी दांत का फेलियर होता है। अब वैसे भी आप जब एक्सेस करते हैं तो आपको कैनाल की एनाटमी से आइडिया हो जाता है कि ये वाइडर है, नैरो है, फिगर ऑफ 8 है या ऑब्लोंगेटेड है, तो आप उसके हिसाब से उसको सर्च करते हैं। हम असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम उस वक्त टाइम दे दें ना, एक्स्ट्रा 5 मिनट दे दें तो हम अगले 2 घंटे उससे बचा सकते हैं। सर इसकी कितनी परसेंटेज है इंटीरियर में 2 यार इतना मुझे नहीं पता। लेटरल इंसाइजर्स में ज्यादा है 40% से अब है हमारी रेपुटेशन सब कॉन्टिनेंट। लेटरल इंसाइजर्स में ज्यादा निकलती है। इंटीरियर्स में सेंटर लेटर और केनाइन तीनों शामिल हैं। ये मैंडिबुलर, अच्छा जो मैं एक्सेस ओपनिंग की बात कर रहा था, ये 4 डिफरेंट अप्रोचेस हैं। इस पर बड़ी डिबेट चली। एंड ऑफ द डे मोस्टली जो है वो अभी भी ट्रेडिशनल जो एक्सेस कैविटी है उस पर इत्तफा करते हैं। जिन्होंने कॉस्मेटिक वर्क बहुत करना होता है विद वेरी हाई स्कोप, वो इसके साथ जो है आपकी कंजर्वेटिव और अल्ट्रा कंजर्वेटिव या क्रॉस पे काम कर रहे हैं। बट उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है। आपने बेसिकली जो काम करना है वो ट्रेडिशनल पे ही करना है।
प्रोवाइडेड कि आपने मैक्सिमम टू स्ट्रक्चर प्रिजर्व इस तरह करना है कि आपकी वॉल्स डाइवर्जेंट हो। अगर कैविटी बनी हुई है तो जैसे शायद ने भी बात की थी कि आपने उसको एक्सेस करने से पहले उसको प्रिपेयर कर लें, प्री एंडो बिल्डअप जिसको हम कहते हैं। तो आपका इसका फायदा ये होता है चारों वॉल्स इंटैक्ट होने का, आपका एलिगेंट जो है वो कहीं पे सीपीएच नहीं होगा। तो जब चारों इंटैक्ट होंगे आपके लिए सक्शन करना है। ये उनका क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंट एक्सेस। ठीक है, ये पुअर एक्सेस कैविटी जब करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपका जिपिंग भी हो सकता है, आपका स्ट्रिप परफोरेशन वगैरह भी हो सकता है। जब पेशेंट हमारे पास अमूमन यहाँ पे आते हैं तो 70% तक 60% तक टूथ लॉस तो ऑलरेडी हुआ होता है। तो ये वाली जो कंजर्वेटिव मेथड्स हैं ये कोई यूरोप या इधर भी कर सकते सच्ची गल भी करी कर हैं, इधर भी कर सकते हैं। किस तरह सर कर सकते सर मैं ओदी रेस्टोरेशन भी तो सीखे एंडोपेरियोलियन वाले में सर, रेस्टोरेशन जो है ना वो आपके डिजाइन डिफरेंट है। तो वही मेरा अर्ज करने का ये था कि आपके पास पहले ही कुछ लॉस 60% तक आ गया तो आपने उसके अंदर रेस्टोरेशन वाला पैटर्न कैसा यूज कर सर जब आपके पास 60% कुछ लॉस है तो आपके पास ऑप्शन क्या होगी उसको कंजर्व करने की? कह रहा हूँ कि अमूमन ये देखने में जो क्लिनिकली अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं मैं अपना पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करते हैं? प्लीज क्लियर करेंगे ना आप। सबसे पहले तो उसको जो आपका डीमिनरलाइज्ड टिश्यू है उसको क्लीन करके अमूमन जो एडवाइस करते हैं, मैं वेरी सॉरी मैं ये नहीं करता, लेकिन करना चाहिए कि पहले रिस्टोर कर देना चाहिए। तो रिस्टोर करने के बाद फिर आप उसको आगे जो है ना उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो जो कि एक अच्छा मेथड भी है कि टेम्परेरी रिस्टोरेशन ही कर लें हमेशा। जैसे अगर क्लास 2 कैविटीज है या कोई वॉल खत्म हो गई है, एमओडीज है, तो पहले टूथ रिस्टोर करें प्रॉपर तरीके से और फिर उसके बाद सर थोड़ा सा गता कलामी माफ, आप क्योंकि थोड़ा लेट आए तो हम उस चीज को एक डिस्कस कर देते हैं। सही डीप मार्जिन एलिवेशन क्लास 2 को क्लास 1 में कन्वर्ट, मैंने भी इसीलिए कहा कि 4 वॉल्स आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने एक तो इरिगेशन आपके लिए प्रिपरेशन में इजी होगी, उसके बाद फिर आपकी चॉइस है कि आपने पोस्ट एंड कोर के साथ उसको करना है या आपने जो नया कॉन्सेप्ट एंडो क्राउन का है या आपने ओवरले देना है या आपने उसको वर्टिकल हाइट ऐसी है कि टूथ भी बचाना है और आपने मैक्सिमम प्रेपरेशन भी नहीं करनी क्योंकि एनामल ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो आपने वो चीज़ उसको देनी है कि प्रोस्थेसिस भी लग जाए, उसकी जो है लाइफ भी आप उसको क्या करते हैं कि आपके पास अगर ये क्लास 2 या एक ह्यूज किस्म की कैविटी के साथ पेशेंट आते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, पेशेंट आते ही तभी है जब उसका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कंसाइज किस्म की आप कहें कि पेटेंट फिशर केरीज और उसके बाद शुरू, ऐसा तो बहुत ही रेयर है ना। ये आप क्या करते हैं? सर मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मैं उस पर काफ़ी काम किया है। एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है बायोमैग्नेटिक रेस्टोरेशन, उसके अंदर आपने फाइबर रीइंफोर्स स्ट्रिप्स का भी सुना होगा जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। देखिए आप जब रेस्टोरेशन करते हैं ना, आप चाहे पोस्ट लगाएं, तो पोस्ट का नुकसान क्या होता है कि आप इंटेंशनली वेजिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं रूट के अंदर, ठीक है। मैस्टिकेटरी लोड पड़ेगा तो वो वेज इफेक्ट तो होगा ना। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आपने जब पोस्ट लगाई है तो उसको कितना डायरेक्ट एक्सपोजर दिया और कितना